गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल की क्लास में लास्ट आप लोगों ने क्या देखा था? तो हम लोगों ने रिस्पायरेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया है और रिस्पायरेशन टॉपिक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोगों ने ये समझा कि रिस्पायरेशन में क्या होते हैं, जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचते हैं और तब हमारा सेल उस एब्जॉर्ब फूड को ब्रेक डाउन करता है। उनके ब्रेक डाउन होने से यानी जो बॉन्ड टूटते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी से एटीपी बनते हैं, जो एटीपी एज ए करेंसी के रूप में हमारे बॉडी में यूज होते हैं। तो इसी के आगे की अब बातों को हम लोग चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तो आइए, आज हम लोग का हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में हम लोगों को ये देखना है कि रिस्पायरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले हमने कल भी डिस्कस करके आपको बताया था कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन की बातों में कि ब्रीदिंग एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं, यानी ये एटमॉस्फेयर से O2 हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और CO2 जो हमारे सेल में बना है यानी निकला है एज ए एंड प्रोडक्ट के रूप में, वह CO2 हमारे बॉडी से बाहर आएगा। दैट इज़ द ब्रीदिंग। और रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी केमिकल रिएक्शन है एक तरह का, जिसमें एब्जॉर्ब फूड जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और तब उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी रिस्पायरेशन की बातों को अगर देखेंगे तो रिस्पायरेशन जो होते हैं वो एक्चुअली में बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक होगा एरोबिक रिस्पायरेशन और सेकंड होगा एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में बेटा यानी कि जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड इन ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन इज एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी इस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होंगे। इन दिस रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इन्वॉल्व। O2 is not involved। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में O2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होते हैं? तो एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी के हर एक सेल में सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सिर्फ कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक फंगाई और हमारे बॉडी का कुछ मसल सेल्स। ओके, तो ये कहाँ होगा? अकर्स इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म और सेल, और ये occurs in anaerobic बैक्टीरिया, yeast। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ब्रैकेट में कर देता हूँ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, yeast and some muscles cell। हमारे बॉडी का मसल सेल्स भी कभी कभी जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसे, तो वह एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। ओके,
आइए अब इसी चीज़ को डेफिनेशन के रूप में मैं आपको दे देता हूँ। पहले इतना बेसिक बात समझ गए यहाँ पर। The respiration which uses oxygen is called aerobic respiration। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ये हमारा अभी हेडिंग हो गया। देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होते हैं, द ग्लूकोज फूड is completely broken down into CO2 and water, by oxidation। CO2 and water by oxidation। ओके, अब आइए नेक्स्ट, CO2 and water by oxidation। In aerobic respiration, more ATP energy is generated as compared to anaerobic respiration। ओके, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होते हैं बेटा? तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले टूटेगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, और ये पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से कन्वर्जन हो जाता है CO2NH2O में। तो जो इस तरह से फाइनली CO2NH2O, तो यहाँ अगर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल आप लेंगे तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर यहाँ से 2CO2 रिलीज हो जाता है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, और फिर यहाँ से टोटल 4 CO2 रिलीज होते हैं। तो फाइनली क्या मिलेगा? तो 4 CO2 यहाँ और 2 CO2 यहाँ, टोटल कितने हो गए? ये ब्रैकेट में दिखा दिया मैंने। और टोटल अगर फाइनली कहा जाए कि फाइनली क्या बन के मिलता है, तो 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP। कितना? एक्चुअल में 36 या 38 दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए ओनली 38 ATP।
तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कंप्लीट एरोबिक कंडीशन में अगर ब्रेक डाउन होता है तो 38 एटीपी का जनरेशन होते हैं, यानी टोटल 38 एटीपी आर फॉर्म फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब आप कभी ऐसा मत जोड़ना कि 6 CO2 यहाँ निकला, 4 यहाँ निकला, 2 यहाँ निकला, तब टोटल 12 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ब्रैकेट में स्टेप्स में दिखाएं कि टोटल 6 CO2 कैसे निकलते हैं। तो 4 CO2 यहाँ और 2 CO2 यहाँ, क्यों? क्योंकि यह 2 मॉलिक्यूल है। पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर कन्वर्ट होता है एक एसिटाइल कोएंजाइम A में तो 1 CO2 देता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, इसीलिए यहाँ से 2 CO2। यानी आप याद रखो पायरुवेट या इसी को बोलते हैं पायरुविक एसिड। एक पायरुवेट अगर कन्वर्ट होता है एक एसिटाइल कोएंजाइम A में, 1 एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो यहाँ से रिलीज करता है वो 1 CO2, एक CO2 को रिलीज करेगा। एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा तो एक CO2 रिलीज होगा। यहाँ पर टोटल कितने बेटा? 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, इसलिए यहाँ पे कितना 2 CO2 निकला है। और एक एसिटाइल कोएंजाइम A, इसको बोलते हैं कोएंजाइम A, यह एक विटामिन है। और ये जब कन्वर्ट होता है एक एसिटाइल कोएंजाइम A, जब ऑक्सीडेशन होता है यानी ब्रेकडाउन होता है तो उससे 2 CO2 प्लस 2H2O दे देता है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम A के, इसलिए टोटल 4 निकालेगा। तो टोटल कितने हो गए? 6। यानी एक ग्लूकोज से तो यहाँ पे भी CO2 निकलता है और इस पाथवे से यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम A से फाइनली CO2 और H2O निकलेगा। और फाइनली आपको क्या मिलेंगे? तो टोटल 38 ATP मिलता है एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। अब ये काम सब सारा होता कहाँ है? अब एक डायग्राम मैं देता हूं। ये हमारा बॉडी का सेल है और इस सेल के अंदर में ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए? देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ग्लूकोज 6 कार्बन का ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर इंटर किया तो सबसे पहले ग्लूकोज हमारे ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। एक ग्लूकोज आया है तो बेटा सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। अब यहाँ तक बात समझ गए? यानी ये एक ग्लूकोज टूटा, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से समझाने के लिए दे दिया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर बन गए 2 पायरुविक एसिड, दिस इज 2 पायरुविक एसिड। जब ये एक पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, ये पायरुविक एसिड हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया तो पायरुविक एसिड बेटा पहले कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
किस में? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट हो गया ये हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसमें से निकल जाता है एक CO2, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही एक पाथवे को फॉलो करता है जिसे कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। वो सब आगे की बात है। तो ये क्या रिलीज करेगा? 2CO2 एंड H2O, और यहाँ पर फाइनल बना के मिलेगा हमें कितना? तो टोटल, अब अगर दोनों मॉलिक्यूल बारी बारी से इंटर करते हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पे 2CO2 और यहाँ पर 4CO2, तो फाइनल 38 ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन गया। तो यही प्रोसेस है। तो टोटल कितना आप बोलते हो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से? तो टोटल 6CO2 एंड 6H2O, ये रिलेशन आप देखते हैं। तो ये बातें आपको थोड़ी सी हैं। तो ये एक डायग्राम जब बन जाए तो इतनी बात को याद रखेंगे। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो बनता है इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। और बाकी का रिएक्शन कहाँ? तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो बाकी का काम माइटोकॉन्ड्रिया में। ये डायग्राम बना लेंगे सभी लोग। उसके बाद में आइए अब इसमें कुछ लिखने का काम करेंगे। तो mitochondria are the site of aerobic respiration, site of aerobic respiration in the cell. Most of the organism carry out aerobic respiration example human, dog, cat, deer, elephant, etc. अब आइए, अब हेडिंग देंगे हम लोग एनारोबिक respiration. So the respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration. In anaerobic respiration, the microorganism
the microorganism like yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide and release energy। ओके, देखिए इसका एक एग्जांपल, तो जैसे इसमें ग्लूकोज बेटा जो है वह एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट, एक ही बात हुई, तो ये हो गया 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ से अब चेंजेज आते हैं, इसके आगे की जो बातें हैं वो चेंज हो जाती है एनारोबिक में। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा 2Ca2 C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 ATP मिला, जबकि एरोबिक में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से टोटल 38 ATP मिल रहे थे। कितने का डिफरेंस है, टोटल 36 ATP या 34 ATP का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ओनली लेस देन 7% एनर्जी ही रिलीज होते हैं, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ। तो टोटल एनर्जी का सिर्फ लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होते हैं एनारोबिक में, और वही अगर एरोबिक होगा तो टोटल एनर्जी रिलीज होगी। तो ये डिफरेंस होते हैं। और एरोबिक एनारोबिक में एक चीज़ कॉमन होता है कि ग्लूकोज पहले टूटेगा पायरुविक एसिड में, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो। पायरुवेट के बाद में ही क्या होंगे, अगर एनारोबिक है तो वह जैसे ईस्ट में, अगर ये जो चीज़ देखेंगे तो इसको कहते हैं इथेनॉल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, इसको कहते हैं, ये काम कहाँ होता है, तो ईस्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं ईस्ट फर्मेंटेशन, यानी ये चीज़ ईस्ट में होते हैं। जो ईस्ट क्या है, एक फंगाई है, यूनिसेलुलर फंगाई। अगर ईस्ट पूछा जाए बेटा क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है। ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगी, इसमें एक ही सेल का बना हुआ है। ऐसे फंगाई मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है वह यूनिसेलुलर फंगी है। तो देखिए अब आइए अब कभी कभी हमारे बॉडी में भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाते हैं। हमने बोला था कि कुछ हमारे मसल सेल्स हैं, we obtain energy by aerobic respiration, by
but anaerobic respiration takes place in our muscles during vigorous exercise. अब होता क्या है बेटा, ये कहने का मतलब, कभी नोटिस करेंगे कोई बच्चा किसी दिन, आज जिम का पहला दिन है, कोई बच्चा सोचा आज मुझे सलमान खान बनना है और पूरे बॉडी का 6 पैक आज दिखना है एक दिन में। वो क्या करेगा, जाएगा फर्स्ट डे जब जिम जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और फर्स्ट डे ही आप बहुत ज़्यादा जिम कर लेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है। जब आपने एट ए टाइम जब एक अचानक से, या कभी 2 बच्चों के बीच में रेस लगी और दौड़े तो उस समय तो पता नहीं चला, अगले दिन पैर से चला नहीं जा रहा है। तो वो होता क्या है कि आपने एकाएक विग्रस एक्सरसाइज किया, विग्रस का मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से, तो वो एक्सरसाइज जब ज़्यादा किया आपने, तो एक्सरसाइज जब करते हैं तो एनर्जी की खर्च ज़्यादा होती है, तो हमारा बॉडी का सेल जो है वो ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करता है। लेकिन एनर्जी तब आएगी जब ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, लेकिन उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी का मसल सेल एनारोबिक रिस्पायरेशन करके एटीपी जनरेट कर लेगा। तो जब एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो उससे लैक्टिक एसिड बनता है हमारे मसल सेल में, और वो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी के सेल में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हमें पेन होता है, दर्द होता है। तो वो जाता कैसे है, तो आप देखेंगे कि जब जिम ज़्यादा कर लेंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, तो जितना ज़्यादा सोएंगे यानी कि एनर्जी का खर्च कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन का डिमांड भी कम होगा, लेकिन आप सांस तो उतना ही ले रहे हैं। यानी जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जब जाएगा बॉडी में, खर्च से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है, तब वो ऑक्सीजन उसको मदद करेगा उस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करवाने में। तो यही होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन इन आवर मसल्स, और यही एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे कुछ बैक्टीरिया में भी होते हैं, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। Vigorous exercise, muscle cell during vigorous exercise when oxygen supply is insufficient, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, तब उस समय क्या होता है, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ये टूटेगा, फिर से क्या देगा, वही चीज पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड कितने, तो 2 मॉलिक्यूल, और फिर पायरुविक एसिड जो है वह टूटेगा तो देगा लैक्टिक एसिड, ये दे देगा लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, और इसमें CO2 रिलीज नहीं होंगे। इन एब्सेंस ऑफ O2, और कहाँ, तो मसल सेल्स में यही होते हैं। accumulation of lactic acid, accumulation of lactic acid in muscle causes
muscle cramps, muscle cramp. We can get relief from cramp in muscle, caused by heavy exercise, heavy exercise by taking a hot water, bath और मसाज। तो गर्म पानी से नहाने से जो लैक्टिक एसिड होते हैं वो मूव कर जाते हैं, तो धीरे धीरे क्रैम्प में हमें आसानी मिलती है। तो ये एक बात हो गई यहाँ तक की। तो देखिए अब इसके आगे की जो बातें हैं यानी रिस्पायरेशन इन प्लांट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कल यानी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।